हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक, मस्त, बढ़िया, सब कुछ अच्छा चल रहा है आजकल आप लोगों के। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। हाँ हाँ, मेरी भी अच्छी चल रही है। हाँ, क्लास तो चलेगी। बीच में अभी पूजा पाठ का टाइम चल रहा है ना, इसलिए इसी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। कंटिन्यू करेंगे बस। और हम आप लोगों से 2-3 दिन का समय चाहते हैं। जो भी डिले क्लास अगर मेरी चल रही है वो कंटिन्यू हो जाएगी। आपको फ्राइडे सैटरडे से एकदम कंटिन्यू हो जाएंगे। डेली बाय डेली हो जाएंगे। उसमें कोई वो नहीं होगा कि हाँ डेली बाय डेली नहीं होंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, अच्छा, आप लोग भी बिजी हैं, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा होना चाहिए। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको देखिए। और मेरे को जो भी मेरे से त्रुटि अगर होती है बताइएगा लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट चाहेंगे कि हाँ कोई त्रुटि ना हो, क्लास आप लोग को अच्छा से समझ में आए। आज की टॉपिक है हम लोगों की मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। अब हम पहले देख लेते हैं कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार के समूह को मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं, जो किसी भी नागरिक को भौतिक या नैतिक विकास के लिए आवश्यक हो। किसी भी नागरिक को क्या हो, भौतिक या नैतिक विकास के लिए क्या हो, आवश्यक हो, वो क्या है, मूल अधिकार कहलाता है। ठीक है, मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही है क्या? ओके, थैंक यू। चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार मतलब मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है। ठीक है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार का जो है वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 में पहले क्या थे, मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे। ठीक है, मौलिक अधिकार पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978, सॉरी 58 नहीं, कुछ मैं गलत कहने वाली थी, कोई बात नहीं, हो जाता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था, तब एक अधिकार को क्या किया गया, वहां से हटा दिया गया। वो कौन सा अधिकार था? तो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हम लोग अनुच्छेद, और वो कहाँ ला करके इंक्लूड कर दिया गया, तो अनुच्छेद 300A में। और उस अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को कानून के अधिकार में इंक्लूड कर दिया गया, कानून के अधिकार में रखा गया। ठीक है, इसी के साथ अब ये तो एक हो गया कि कानून के अधिकार में रखा गया, कानून का अधिकार बन गया संपत्ति का अधिकार। बाकी 6 बचे, वो कौन कौन से अधिकार हैं, ये हम लोगों को जानना जरूरी है। तो पहला है समता या समानता का अधिकार। पहला क्या है, समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार मतलब कि सब लोग एक समान हैं। ठीक है, किसी में कोई भेदभाव किसी तरह का नहीं है। और समता या समानता का अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 में क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। और 14 से 18 अनुच्छेद में क्या क्या दिया गया है हम बताएंगे आगे, पहले इसको देख लेते हैं, है ना। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब होता है कि सब लोग स्वतंत्र हैं।
कोई किसी के मतलब कहे तो गुलाम नहीं है ना। सब लोग अपने इच्छा के अनुसार जी सकते हैं, रह सकते हैं कि नहीं। इसमें किसी का कोई बॉन्डिंग नहीं है कि हाँ नहीं आपको स्वतंत्र नहीं है, मैं जो कहूंगी वही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार में अधिकार का मतलब यही होता है। ठीक है, इसको वर्णित किया गया है स्वतंत्रता के अधिकार को 19 से 22 अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका वर्णन है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण, शोषण मीन्स उसके विरुद्ध। मान लीजिए नारी सशक्तिकरण अगर हम लोग नहीं जानते, उसके पहले क्या होता था, उसके पहले नारी पे मान एक मतलब आपको छोटा मोटा एग्जाम्पल दे रही हूँ। शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब कि कोई किसी पर शोषण नहीं कर सकता है, अत्याचार नहीं कर सकता है। उसके अधिकार को लिए, उसके विरोध के लिए अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णन किया गया है कि हाँ शोषण का विरोध हम करें। ठीक है, उसके बाद से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है चौथे नंबर पे, और ये अनुच्छेद 25 से 28 तक अनुच्छेद में वर्णन है इसका। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है 25 से 28 अनुच्छेद में वर्णित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मीन्स क्या, सोचेंगे आप लोग ना कि हाँ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब क्या होता है। मतलब कि हम लोग किसी भी जाति भेदभाव या धर्म को मान सकते हैं, जाति में भेदभाव नहीं करेंगे, सॉरी। और ऐसा नहीं है कि हाँ हम कोई भी जाति अपना सकते हैं, कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार दी गई है। और इसका वर्णन 25 अनुच्छेद 25 से 28 अनुच्छेद तक किया गया है। उसके बाद से सांस्कृतिक एवं शिक्षा, यहाँ पे संस्कृति एवं शिक्षा, संस्कृति एवं शिक्षा मतलब कि हम कोई भी किसी भी तरह का शिक्षा मतलब कि प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं है। कोई भी संस्कृति हमारा क्या रीति रिवाज संस्कृति है, कल्चर अपना सकते हैं, उसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है किसी तरह का किसी भी बंदे पर। उसी का वर्णन किया गया है 29 और 30 अनुच्छेद में कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा का क्या मतलब कोई बॉन्डिंग नहीं है इसी का। उसके बाद छठे नंबर पे आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, 32 अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार इस अनुच्छेद 32 में किया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का। चलिए इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोगों ने छह जो अधिकार थे, मूल अधिकार, उसको हम लोग लाइन बाय लाइन समझे हुए थे। ठीक है, इसके बाद से हम लोग एक एक करके देखते हैं कि समानता के अधिकार में, स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या चीज की वर्णन की गई है। तो समता एवं समानता के अधिकार का जहां तक बात करें तो 14 से लेकर के 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक उस समानता के अधिकार में वर्णन किया गया है, समानता के अधिकार को वर्णन किया गया है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि 14 से 18 में क्या क्या वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 में क्या क्या वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि के समक्ष समानता का है तो कानून के नजर में सभी लोग क्या हैं, एक समान है। ठीक है, कानून 15 में कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि विरोध पर रोक।
इसके बाद से हम लोग देखेंगे 16 अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की प्राप्ति दिया गया है। तो लोक नियोजन में अवसर की प्राप्ति का है तो सरकारी नौकरी में समानता। 17 में कहा गया है कि अनुच्छेद 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत कहे तो छुआछूत का अंत। 18 में अनुच्छेद 18 में बताया गया है कि उपाधियों का अंत, मतलब कि जैसे हम लोग पीएचडी करते हैं तो हम लोग को क्या मिलती है, उपाधि ही मिलती है एक तरह की, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं उसमें हम लोग कोई कोर्स करने नहीं जाते हैं। वो हम लोग डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करते हैं, हम लोग कोई कोर्स करते हैं और कोर्स करने से ही हम लोग को उपाधि मिलती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का वर्णन किया गया है। और हाँ, उपाधियों का अंत किया गया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा और आगे ऐसे ही कंटिन्यू आप लोग बने रहिए। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके बाद से कौन सा अनुच्छेद है। इसके बाद अनुच्छेद 19 आता है। स्वतंत्रता का अधिकार को बताया गया है, वर्णन किया गया है। तो स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक वर्णन है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है। उसके बाद से एक एक करके हम लोग सब सारे चीज़ों को क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 में आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोले तो किसी भी व्यक्ति को, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब ऐसी बातें हैं जो कि वो बोलने, कहने और करने में क्या है, स्वतंत्र है। मतलब कि मान मैं बोल रही हूँ, सॉरी, थोड़ा माफ़ करिएगा लोग, बीच बीच में गैप ये हो जा रही है आवाज़ मेरी। तो 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है और उसके अंतर्गत क्या क्या आता है मैं आपको बताती हूँ। बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। दूसरे में शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता है। व्यक्ति को सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता है। भारत में आवागमन की स्वतंत्रता है और भारत में निवास करने की भी स्वतंत्रता है। तो हम आपको ये समझाना चाहेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब क्या होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मान लीजिए मतलब कि कोई भी सरकार कोई कार्य कर रहा है और मान लीजिए कि उससे कोई व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है उसके कार्यों से, तो वो क्या कर सकता है, उसको बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है। शांतिपूर्ण, मान लीजिए वो बोल रहा है फिर भी वो संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो वो शांतिपूर्ण क्या कर सकता है, एकत्रित हो सकता है, एकत्रित कर सकता है, लोगों को एकत्रित कर सकता है। एकत्रित करके उसके बाद से भी एकत्रित करने पर भी वो संतुष्ट नहीं होता है, तो फिर भी वो क्या करता है, सभा समूह बना सकता है, सभा या समूह बना सकता है। उससे भी मान लीजिए कि अगर नहीं होता है तो वो क्या करेगा, मान लीजिए कि भारत में ही नहीं, भारत में वो क्या कर सकता है, निवास कर सकता है, मतलब आवागमन कर सकता है, मतलब आ जा सकता है। ठीक है, उससे भी अगर संतुष्ट नहीं होता है, उसकी मतलब संतुष्टि नहीं हो रही है काम के प्रति, तो वो क्या कर सकता है, वो करेगा कि हाँ अब क्या करेगा, वो भारत में निवास करेगा। 5वां नंबर पे ये आता है। शायद आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं आपको बताती हूँ। 6ठे नंबर पे 6 चीज़ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में 6 बातें कही गई हैं। आप लोगों को 5 बातें ही बोर्ड पे दिखाई दे रही है, इसलिए मैं एक को मतलब बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है बोर्ड पे। 6ठे नंबर पे आता है, अब मान लीजिए कि हम भारत में निवास करेंगे किसी कार्य के लिए, तो हमको क्या चाहिए, रोज़गार की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। बिना रोज़गार का कुछ होने वाला है, खाएंगे पिएंगे कहाँ से, क्या करेंगे, नहीं है ना, है कि नहीं। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, निवास करते हैं तो रोज़गार की रोज़गार की ज़रूरत है। रोज़गार की ज़रूरत है तो हम भारत में क्या कर सकते हैं, आजीविका भी, भारत में आजीविका भी चला सकते हैं। आजीविका बोले तो क्या, रोज़गार।
तो हम मतलब कोई भी व्यक्ति इस चीज़ के लिए क्या है, स्वतंत्र है कि हाँ वो बोल सकता है, एक दूसरे को एकत्रित कर सकता है। दूसरा नंबर पे था कि हाँ शांतिपूर्ण है, मतलब कि एकत्रित होना, मतलब कि देखिए यहाँ पे शांतिपूर्ण मतलब बोले तो कोई भी बल का प्रयोग नहीं करना है, कोई भी मतलब हथियार का प्रयोग नहीं करना है। शांतिपूर्ण बोलने का मतलब यही है। शांतिपूर्ण आपको एग्जाम्पल देते हैं। शांतिपूर्ण कोई भी कार्य को करने का एक ही आदमी का उद्देश्य था, वो किसका था, गांधी जी का। ठीक है, गांधी जी कोई भी कार्य को अपना अच्छा से करना चाहते थे, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से। उनको विश्वास था कि हाँ हम शांतिपूर्ण अगर कोई कार्य को कर रहे हैं तो वो अच्छा से हो जाएगा। वो बिना बल के प्रयोग से कोई भी कार्य को सफल बनाना चाहते थे। तो वही शांतिपूर्ण एकत्रित होना, इसी को शांतिपूर्ण रूप में एकत्रित होना यही होता है। और कोई बात नहीं, और कोई यही मतलब आपको एग्जाम्पल में ना मुझे देना था। ठीक है, और इसी के साथ हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आगे आप लोग देखिए 19 तो कंप्लीट हो गया। 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। अब देखते हैं, हम लोग को देखना है 20, 21, 22। अनुच्छेद 20 में हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 20 में क्या है। अनुच्छेद 20 में है कि अपराध के दोष की विधि, मतलब कि अपराध अगर करते हैं तो उसका क्या कानून है। ठीक है, तो अपराध करने की दोष की विधि को 3 भागों में मतलब हम बांट करके इसको समझ सकते हैं। मतलब 3 पॉइंट, इसको 3 पॉइंटों में समझ सकते हैं। पहला है कि उसे उसी समय की कानून दी जाए। उसे उसी समय की, कोई व्यक्ति मान लीजिए कि अपराध करता है तो उसी समय उसे उसी समय की कानून दी जाए। मतलब कि मान लीजिए कि हम अगर कोई मतलब अपराध करता है, कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उस समय जो कानून था उसी के अनुसार क्या करना है, सज़ा उसको देनी चाहिए। ये ना कि हाँ मान लीजिए कि एक ही दिन बाद अगर दूसरा कानून अगर लग गया है, नियम का मतलब कोई प्रणाली अनुकूल हो गया है, तो उसमें ये नहीं है कि अब उसके हिसाब से उसको सज़ा दी जाएगी। ठीक है, वो जब अपराध किया था वो आदमी, मान लीजिए कोई व्यक्ति उस समय जो अपराध का मतलब कि उसका कानून था उसी के हिसाब से उसको सज़ा देनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई अपराध कर रहा है तो उस समय मान लीजिए कि अपराध के समय में क्या है कि 6 माह का उस अपराध की सज़ा है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ मान लीजिए एक ही दिन बाद अगर उस लग गया कि नहीं 5 साल की सज़ा का नियम लागू हो गया, कानून आ गया है तो हम 5 साल का सज़ा देंगे, नहीं। जो उस समय कानून था उसके हिसाब से ही उसको सज़ा दी जाएगी। दूसरा बात आता है कि गवाही, मतलब कि गवाही के लिए उसे खुद को उसको बाध्य हम नहीं कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को जो अपराध किया है। और तीसरे नंबर पे आता है कि एक अपराध के लिए एक ही सज़ा, मतलब कि अब ये नहीं है कि मान लीजिए कि हाँ हम अपराध करें और हम ही को बार बार सज़ा दी जाए, एक अपराध के लिए अनेक बार सज़ा दी जाए, ऐसा कुछ नियम कानून नहीं है। एक अपराध के लिए एक ही सज़ा का प्रावधान है। तो आप लोग को समझ में आया होगा, मैं आशा के साथ आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। और उसके बाद से आता है 21 नंबर। 21 अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक, मतलब प्राण एवं दैहिक अगर बोले तो जीवन का अधिकार, मतलब कि हमारा जीवन का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 21 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद से आता है अनुच्छेद 21A। ठीक है, तो ये मतलब कि 46वें संविधान संशोधन से पहले
21A नहीं था, उसके पहले 21 था, उसके बाद से 22 था, लेकिन इसको जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन जब 2002 में हुआ था तो 21A को जोड़ दिया गया और 21A को जोड़ा गया तो उसमें ये बताया गया कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चे को उसके हिसाब से मतलब अनिवार्य शिक्षा उसको दी जाए, प्रदान की जाए, ठीक है। उसके बाद से आता है आपका वो भी मान लीजिए कि कैसा शिक्षा, तो वो भी निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। उसके बाद से अनुच्छेद 22 आता है। अनुच्छेद 22 में बताया गया है, वर्णन किया गया है कि गिरफ्तारी के संरक्षण। अब मान लीजिए मैं आपको समझाना चाहूँगी कि कोई व्यक्ति को पुलिस आया और क्या किया, उसको पकड़ के लेके चला गया। तो पकड़ के लेके चला गया तो उसका मतलब वो स्वतंत्र है कि उस कारण जाने कि हाँ आखिर मेरे को क्यों ले जाया जा रहा है, पुलिस पकड़ को मेरे को क्यों ले जा रही है, तो वो पूछ सकता है। उसके बाद से दूसरे नंबर पे अगर किसी व्यक्ति को आप पकड़ कर के ले जाते हैं तो 24 घंटा के अंदर उसको क्या करना होता है, न्यायपालिका के समक्ष उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्या किया जाता है, पेश करना अनिवार्य है। हाँ, 24 घंटा बोले तो मतलब कि आवागमन की जो टाइमिंग होती है उसमें इंक्लूड नहीं की जाती है, 24 घंटा ऐसे जोड़ी जाती है। और उसके बाद से आता है कि तीसरे नंबर पे आता है उसे उस अपराधी को अपने मनपसंद सलाह, मतलब कि उसका सलाह भी जानना होता है कि हाँ उसका क्या सलाह है। तो इसी के साथ आज का हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग मूल अधिकार में 2 जो अधिकार कंप्लीट कर लिए हैं। पहला था समता या समानता का अधिकार और दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। तो समता या समानता के अधिकार में जितने भी पॉइंट्स आए थे, आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज समझ में आया होगा। और जय हिंद, जय भारत।